पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरा टी20 मैच हरा के ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। कप्तान सलमान अली आगा फ्रंट से लीड कर रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे कप्तान को, क्योंकि ये ऐसी सीरीज होती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी टीम है। आप करियर के आखिर में कह सकते हो कि यार मैंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है। वो जो लोग कहते थे ना पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, बांग्लादेश को हरा देता है, जिम्बाब्वे को हरा देता है, ये ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त टीम को पाकिस्तान ने घर में दोनों टी20 मैच हराए हैं और कल तीसरा और आखिरी टी20 मैच है लाहौर में। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर सकता है और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप करे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 108 पे ऑल आउट किया है और 90 रन से आप ये मैच जीते हो। मतलब 198 जब आपने शुरू में कर दिया था ना, तो अंदर से एक बड़ी फीलिंग आ रही थी कि बड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि आपने उस्मान तारिक को भी आज प्लेइंग 11 में डाला था। वो बाय द वे कैमरन ग्रीन ने आज आउट होने के बाद इशारा कर दिया कि ये वट्टा मार रहा है। कैमरन ग्रीन ने ये इशारा कर दिया और ये बातें हर बड़े मैच में होंगी। अगर ऑस्ट्रेलिया ने आज मैच के बाद रेफरी को ये कंप्लेन की और रेफरी ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके अगर आईसीसी में मामला भेज दिया, यू नेवर नो, उस्मान तारिक को एक आधी दफा दोबारा अपना एक्शन क्लियर करवाना पड़े। मैं बिल्कुल शुरू में ये क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बॉलर पोज लेके रुक के बॉल करवाते हैं, मुझे ये चीज नहीं पसंद। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन क्योंकि उस्मान तारिक एक पाकिस्तानी है तो इस टाइम लोग सही और गलत को नहीं देखेंगे, लोग सिर्फ उसको बैक करेंगे। देखो, अगर हम अश्विन को भी कहते थे ना कि ये रुक के क्यों बॉल करवाता है, ये पॉज क्यों लेता है, तो आप उस्मान तारिक के बारे में भी ये बात कहें। मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ ज्यादती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किल है, ये जस्टिस नहीं है। मैं पर्सनली इसको इंडोर्स नहीं करता। बाकी आप लोगों की क्या ओपिनियन है वो उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अबरार वाज एक्सेप्शनल। शादाब खान को भी 3 विकेटें मिल गई हैं। पाकिस्तान ने इस मैच में आज इतने पॉजिटिव साइन दिखाए हैं कि मुझे बड़ा मजा आना है आज की वीडियो में आप सबसे बात करने का। शुरू से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आज जो सबसे बड़ी खबर थी ना पाकिस्तान फैंस के लिए, वो ये थी, या लोगों को इंतजार भी था, कि पाकिस्तान फखर को ड्रॉप करेगा या बाबर आजम को ड्रॉप करेगा, या दोनों को। दोनों ने नहीं होना था, क्योंकि आपने भाई साहब फिर और किस ऑलराउंडर को खिलाना है। फहीम भी खेल गया, नवाज भी खेल गया, शदाब भी खेल रहा है। आई स्टिल बिलीव वी आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स, जिस पे आगे जाके मैं इस वीडियो में आऊंगा। लेकिन आज पाकिस्तान ने चौथे नंबर पे बाबर आजम को एक और मौका दिया और फखर जमान को ड्रॉप किया। अब इंटरेस्टिंगली आपके सामने इस टाइम ये बाबर आजम के नंबर्स मौजूद हैं। इसमें चौथे नंबर पे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आप देख लो 115 का है, यानी बाबर आजम चौथे नंबर पे नहीं बैटिंग कर सकते। इस मैच के बाद ये नंबर्स अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ किया नहीं उन्होंने आज भी। अब आप फखर जमान पे आ जाओ। आप सब ने फखर जमान को कितनी दफा चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए देखा हुआ है। यानी अगर फखर को ये ऊपर नहीं खिलाते तो फखर नीचे चौथे नंबर पे अक्सर बैटिंग करता है। तो फखर का स्ट्राइक रेट देखो, 150 का स्ट्राइक रेट है। यानी पाकिस्तान टीम ने आज भी बाबर आजम को सपोर्ट किया कि यार तू कहीं पे भाई हमें रन करके दे दे, लेकिन वो चौथे नंबर पे भी बैटिंग नहीं कर पा रहा। अगेन, मैं तो फखर की चौथे नंबर पे भी बैटिंग करने के हक पे नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि फखर ऊपर खेले।
वरना वो अपनी बारी का इंतजार करे। एक तो पाकिस्तान में ना यहां पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि यार बाबर कैसे बेंच पे बैठ जाए, यार रिजवान कैसे बेंच पे बैठ जाए। शहीन तो चलो फास्ट बॉलर है, वो वर्कलोड वाली बात आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ना बेंच पे बैठने को अपनी इज्जत की कमी समझा जाता है कि नहीं 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 नहीं, हमारा प्लेयर बेंच पे नहीं बैठेगा। भाई साहब जगह नहीं बनती। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। अब अगेन शुरू से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करूंगा मैं सबको। पाकिस्तान ने आज भी टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था, बिकॉज सुनने में आया था प्रॉबेबली साइम अयूब ने पहले मैच के बाद ये बात कही थी कि जब हम बॉलिंग कर रहे थे पिछले T20 मैच में, तो गेम के आखिरी आधे पौने घंटे में थोड़ी सी ड्यू आ गई थी। तो ड्यू, यू नेवर नो, लाहौर में जैसा मौसम है, आज धूप भी निकल रही थी लेकिन थोड़े से बादल भी थे। हर दिन आपको एक डिफरेंट किस्म का मौसम लाहौर में मिल रहा है। हम ऑब्वियसली विंटर्स में हैं, किसी दिन बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन किसी दिन वो 20, 21, 22 वाला सीन भी है। तो ड्यू का हमें पता नहीं था, लेकिन आज आई थिंक पाकिस्तान ने जब बॉलिंग शुरू की है तो ड्यू थोड़ी जल्दी आ गई थी, बिकॉज साइम को भी मैं देख रहा था, अबरार को भी देख रहा था, वो अपने हाथ भी सुखा रहे थे, ड्राई कर रहे थे। तो ड्यू आज गेम में थी। पाकिस्तान ड्यू को इग्नोर करते हुए आज यही सोच के आया था कि हमने बड़ा टारगेट बोर्ड पे लगाना है, और ये भी एक सेफ प्लान ही होता है, क्योंकि अगर ड्यू ने आना भी था तो कोई बहुत ज्यादा गेम चेंज करने वाली ड्यू ने नहीं आना था, कंसीडरिंग पिछले मैच का भी सैंपल साइज आपके हक में ही था। तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। आपके ओपनर्स फरहान और साइम थे, और तीसरे नंबर पे आगा ने आना था। अच्छा, पिछले मैच की प्रेजेंटेशन अभी शुरू हुई थी, जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया था, तो मैंने पिछले मैच की प्रेजेंटेशन नहीं सुनी, आज भी नहीं सुनी, क्योंकि मैच खत्म हुआ है, मैं फौरन वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूं। तो प्रेजेंटेशन आजकल मैं बाद में सुनता होता हूं। तो सलमान अली आगा ने पिछले मैच में प्रेजेंटेशन में बात करते हुए ये कह दिया था कि मैं तीसरे नंबर पर बैटिंग कर रहा हूं। अब तीसरे नंबर पे आज लॉक थी सलमान अली आगा की इनिंग्स के, उन्होंने यहां पे आना है, तीसरे नंबर पे बारी लगानी है। और फिर फरहान, आज साहिबजादा फरहान अपनी गलती से आउट हुए हैं। पिछले मैच में जहां पे मैंने उनको थोड़ी सी फेवर देनी थी, वो समझ आती है, बिकॉज पहला पहला बॉल अक्सर आप हार्ड हैंड से बल्ला पकड़ लेते हो, सॉफ्ट डिसमिसल होता है, समझ आती है। लेकिन आज फरहान, जब आपसे एक चौका लग गया है, तो मतलब क्या जरूरत है आप रिवर्स स्वीप मारो। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने फरहान को कभी रिवर्स स्वीप मारते देखा हो। मारी होगी फरहान ने, लेकिन फरहान की स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, फरहान ने तो चौका मारा है ना, वो जो कैमरा एंगल हमें ब्रॉडकास्टर की तरफ से दिखाया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि डीप मिड विकेट और डीप स्क्वेयर लेग का कोई फील्डर खड़ा हुआ था। मतलब जो स्ट्रेंथ है फरहान की, उधर मुझे कोई फील्डर नजर नहीं आ रहा था। प्रॉबेबली उन्होंने लॉन्ग ऑफ लिया हुआ था उस बॉल पे, जो कैमरा एंगल जितना मैं देख सका उस टाइम। तो फरहान अगर अपनी स्ट्रेंथ को बैक करेगा ना, तो उसके लिए अच्छा है। वरना फरहान, आप पाकिस्तान में हो, यहां पे लोग अब पता क्या कहेंगे कि फरहान को बाइड करो और बाबर को ओपन करा दो। और अगर बाबर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, जो कि है, बिकॉज 31 जनवरी आज आखिरी तारीख थी चेंज की, और ये ऑब्वियसली किसी किस्म का कोई चेंज नहीं कर रहे, तो वर्ल्ड कप के अगर 2-3 मैचों में फरहान के बल्ले से रन्स नहीं आए, तो फिर यही चीज सेंस बनाएगी कि आप फरहान को रेस्ट करवाएं और फरहान की जगह आप फखर या बाबर को ओपन कराएं। और अगेन, बाबर सिर्फ बेंच पे बैठ के अपनी बारी का इंतजार करें, और जब फरहान आउट ऑफ फॉर्म होगा, 2-3 मैचों में रन्स नहीं आएंगे, देन बाबर को चांस मिलेगा। लेकिन जबरदस्ती नीचे चौथे पे मेरा नहीं ख्याल के कोई चांस है उसका। ये मेरी कोई बैड विशेष नहीं है, बट हमारे पास एक बहुत बड़ा सैंपल साइज, एक सबूत जिसको कहते हैं, वो मौजूद है। तो फरहान अपनी स्ट्रेंथ को बैक करो। मतलब अभी हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चीज आपकी देखनी है कि आप बाउंड्री कितनी लगाते हैं और उसके बाद डॉट बॉल्स कितनी आती हैं। ये एक छोटा सा इशू है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फरहान का पाकिस्तान टीम में आने के बाद पाकिस्तान की अप्रोच T20 में थोड़ी बेहतर ओवरऑल हुई है? इसका जवाब हाँ है। तो हम कोई बहुत ज्यादा फरहान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन इंप्रूवमेंट और शॉर्ट सिलेक्शन इज द राइट वर्ड, शॉर्ट सिलेक्शन के ऊपर डेफिनेटली बात की जा सकती है। अच्छा, अगर किसी ने मैच नहीं देखा और कोई कहे कि साइम अयूब ने 11 बॉलों पे 23 ही किया है, मतलब क्या फर्क पड़ता है यार, मतलब कोई उसने छक्का नहीं लगाया, 4 चौके लगाए हैं, तो आप भूल रहे हैं, आपने मैच नहीं देखा।
एक T20 क्रिकेट में वर्ड होता है जिसको कहते हैं इंपैक्ट इनिंग्स। तो साइम अयूब की आज जो नॉक थी वो टोटल इंपैक्ट इनिंग्स थी। वो सलमान अली आगा जब आया ना तो आगा ने सारी लाइमलाइट ले ली और मेरा ख्याल है 7-8 बॉलें ऐसी गुजर गई थी कि साइम को स्ट्राइक पे आने का मौका नहीं मिल रहा था। तो जब आपका एक दफा मोमेंटम टूट जाता है ना तो फिर एक दो बॉलों पे आपको थोड़ी मुश्किल होती है, आपको फिर दोबारा ग्रूव में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो सलमान अली आगा पे तो अभी डिटेल में करूंगा ना बात जब उनका नंबर आएगा। साइम अयूब का आज दूसरे मैच में लगातार इंपैक्ट वाली नॉक खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोगों को ना पाकिस्तान में यहां पे एवरेजेस की आदत है कि जी फलां बंदे की 45 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट कितना होता है 122 123, कोई भी प्लेयर हो। तो T20 इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट एंड इंपैक्ट कि आप आके 14-15 भी रन करके गए हो ना, आपने कितना इंपैक्ट डाला है। तो साइम का वर्ल्ड कप से पहले इस तरह लगातार कॉन्फिडेंस दिखाना, और सबसे अच्छी बात जिसका ताल्लुक स्कोर के साथ नहीं है, जिसका ताल्लुक फील के साथ है। और फील ये है कि साइम का बॉल मिडल हो रहा है। पिछले मैच में भी मैं लाइव बैठा हुआ था, मैं इसको हाईलाइट कर रहा था। आज भी हमने सारे मैच में लाइव में यही बात की है जब साइम बैटिंग कर रहा था कि साइम का बॉल मिडल हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि कभी कभी किसी बैटर से रन नहीं हो रहे होते, लेकिन उसको पता होता है कि मेरा बॉल मिडल हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता है कि रन आ जाएंगे। तो साइम के थोड़े बहुत रन भी आना शुरू हो गए हैं और वो बॉल मिडल भी कर रहा है। सो वेल बैट साइम अयूब। उसके बाद जी हमारे कप्तान सलमान अली आगा, जिनके बारे में पाकिस्तान में अभी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिनको हम जड्डू फैंस कहते हैं, उनको यह लगता है कि आगा जो भी कर रहा है ना वो तुक्का है। तो मैं दुआ करता हूं कि ऐसे तुक्के आपके भी लगे। चलो तुक्के ही लगा लो, कुछ तो करो। आपके तो तुक्के भी नहीं लग रहे। किसी को ना यहां पे क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। मैं लाइव बैठा हुआ था, एक भाई ने क्वेश्चन किया, प्रोबेबली ही वाज ए बिग फैन ऑफ बाबर आजम। अब वो भाई साहब ना साहिबजादा फरहान के साथ कंपैरिजन करना शुरू हो गए बाबर का कि देखें फरहान भी तो रन्स नहीं कर रहा। पहले ये लोग कंपैरिजन करते होते थे बाबर का आगा के साथ, किसी जमाने में कोहली के साथ। मतलब जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, ये बाबर को पकड़ के उसका कंपैरिजन बाबर के साथ करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू प्रूव देयर केस। अगर इन्होंने किसी एक बंदे की गलती नहीं निकालनी तो वो बाबर आजम है। मतलब जो एडम जैम्पा ने बाबर आजम को आज आउट किया है वो एक लेग स्पिनर की बड़ी ऑर्डिनरी सी बॉल थी, सादी बॉल, नथिंग स्पेशल। मतलब कोई शेन वॉर्न नहीं था कि इतना बॉल स्पिन हो गया, एक टिपिकल बॉल। जिस बॉल पे बाबर एलबीडब्ल्यू हुआ एडम जैम्पा से, वही बॉल एडम जैम्पा ने कोई 2 दफा उस्मान खान को की है, जो उस्मान खान ने प्रॉपर उसको खेला है। जब बाबर बैटिंग करने आता है रन रेट आपका 100% ड्रॉप होता है। मैं आज भी चलो मार्जिन देने के लिए रेडी था कि 2-3 बॉलें वो खेल ले, लेकिन चौथे नंबर पे बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। खैर अभी आएंगे बाबर के ऊपर डिटेल में, जब आगा को हम डिस्कस कर लेंगे। सलमान अली आगा का, एक तो आगा ने अब बैटिंग करना शुरू की है ना, तो मैं तो आपको कितने दिनों से बता रहा हूं, और जब पाकिस्तान टीम मैच नहीं खेल रही थी मैंने इस एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर पूरी पूरी वीडियोस की हैं कि सलमान अली आगा 1 डाउन बैटिंग करेगा और करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टीम की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि ऐसा है कि नहीं, लेकिन मैंने यहां बैठ के अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरा पैगाम पाकिस्तान टीम तक पहुंचे। अपनी वीडियोस के जरिए मैंने अलग-अलग वीडियोस बनाई हैं इस एक टॉपिक के ऊपर कि आगा 1 डाउन बैटिंग करे। आई होप कि मेरी बात किसी प्लेयर तक पहुंची हो। पता नहीं मेरी बात पहुंची है कि नहीं, लेकिन 1 डाउन आगा ने बैटिंग करनी शुरू कर दी है और आगा के नंबर्स उसको बैक करते हैं। हालांकि सीरीज शुरू होने से पहले सलमान अली आगा वाज नॉट श्योर, इवन दो इफ ही वाज श्योर, वो खुल के बोल नहीं रहा था कि टीम की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। आगा भाई आप पाकिस्तान के कप्तान हो, आप खड़े होके सारे प्लान्स बनाओगे, आप बताओगे कि कौन पहला ओवर करेगा, आप ही बताते हो ऑब्वियसली। लेकिन एज ए बैटर जब आपके बल्ले से इंपैक्ट वाले रन आना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर कप्तान ना जरा तगड़ा हो जाता है। आज देखो ना अबरार को पावर प्ले के अंदर बॉल करवाना, इट वॉज ए वेरी क्रिएटिव डिसीजन एंड इट पेड ऑफ। उसके बाद अबरार तीसरा ओवर करने दूसरे स्पेल में आया आखिर में, जब गेम पाकिस्तान की जेब में थी। तो ये क्रिएटिव डिसीजन तभी होते हैं जब
आपके बल्ले से रन आते हैं। वो मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं ना कि पाकिस्तान के कप्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बल्ले से रन करे, चाहे वो कोई भी कप्तान है, किसी भी फॉर्मेट का है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे अगर कप्तान रन नहीं करेगा, आपकी टीम जीती भी जा रही है ना, तो टॉपिक आप ही होंगे। तो कप्तान का लगातार ऐसे रन करना तकरीबन हर मैच में अब माशाल्लाह ये आगा की कप्तानी को भी निखारेगा। और देखो, स्पिनर्स को आज फिर सलमान अली आगा चार्ज कर रहा है, जैम्पा को छक्के लगा रहा है, आज भी 4 छक्के। वो पिछले मैच में लोगों ने कीड़े निकाले कि 4 ही तो छक्के लगा दिए। यार 4 छक्के ये कम है T20 के आपके 1 डाउन बैटर की तरफ से। मतलब मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने को तैयार हूं बाबर आजम के फैंस से, प्लीज अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल दें बाहर, इसको साइड पे रख दें, क्योंकि आप लोगों की एक जिद है, और जिनकी जिद है कि बाबर को ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, आपके ख्याल से ये लोग इस टाइम क्या दिल से चाह रहे होंगे कि आगा कामयाब हो? आगा किसका प्लेयर है? पाकिस्तान का प्लेयर। तो आगा का बुरा सोचना इस टाइम पाकिस्तान का बुरा सोचना है। मैं कोई तोहमत नहीं लगा रहा आप लोगों पे, लेकिन आप लोगों के जो सोशल मीडिया पे रिएक्शंस है ना, जो आप आगा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको एक कप्तान मिल गया जिसको इवॉल्व होना आता है, तो यार थोड़ा सपोर्ट कर लो उसको। स्मिथ इवॉल्व कर गया, आगा इवॉल्व कर गया, मतलब जिनके साथ T20 क्रिकेट एसोसिएट नहीं की जाती वो सारे इवॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई इवॉल्व नहीं कर रहा तो वो सिर्फ बाबर आजम है। अब बाबर आजम पे आ जाते हैं, आज भी चौथे नंबर पे। अब फखर का मैंने आपको स्ट्राइक रेट क्यों दिखाया था कि फखर का चौथे नंबर पे 150 का स्ट्राइक रेट है और बाबर का चौथे नंबर पे 115 का स्ट्राइक रेट है। फिर भी इन्होंने बाबर आजम को उसके बड़े नाम होने की बदौलत उसको चौथे नंबर पे बैटिंग कराई है। अब इससे ज्यादा टीम मैनेजमेंट बाबर के लिए क्या करे? अब अगर बाबर आजम तीसरे मैच से ड्रॉप होता है तो बाबर आजम के फैंस कहेंगे बड़ी ज्यादती हो गई, बड़ी ज्यादती होगी। इससे ज्यादा माइक हसन, सलमान अली आगा क्या करें उसको सपोर्ट करने के लिए? जब बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में 100 किया, बॉल गीला था। मेरी वीडियो निकाल के देख लो, मैंने 1 सेकंड के लिए कहीं पे जिक्र नहीं किया कि बॉल गीला था। लेकिन अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस करूं तो गीला बॉल हो ना तो बल्लेबाजी करना बड़ी आसान हो जाती है, आराम से आपको रन मिलते हैं, क्योंकि स्पिनर्स बॉल ग्रिप नहीं कर सकते, फास्ट बॉलर की रिवर्स स्विंग गेम से निकल जाती है। गीला बॉल रिवर्स हो ही नहीं सकता, यह पॉसिबल ही नहीं है। हमने तो उस दिन ऐसी कोई बात नहीं की। तो स्पोर्ट आगा भी कर रहा है, स्पोर्ट मैं भी कर रहा हूं, स्पोर्ट लोगों ने किया है, लेकिन कब तक करना है और कितना करना है? एक टाइम पे ना आप लोग, जब बाबर आजम हसन अली को जबरदस्ती खिलाता था, तो आप लोग कहते थे कि एक टाइम होना चाहिए किसी प्लेयर को सपोर्ट करने का, उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदेह प्लेयर है। तो अब वही रूल बाबर आजम पे भी अप्लाई करो ना कि वो पाकिस्तान का, उसका इस टाइम पाकिस्तान टीम में होना इस टाइम पाकिस्तान का नुकसान है, और आप मतलब कह रहे हो कि उसको मौके दे ही जाओ। ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये अंकल आजम की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। लोगों को ना कॉन्सेप्ट है कि ये कोई बात नहीं, मौका दे ही जाओ, मौका दे ही जाओ। यार ही इज द बिगेस्ट वीक लिंक राइट नाउ इन पाकिस्तान टीम। आप मतलब कब तक सच से भागेंगे? और मेरा पैगाम बाबर आजम के मेंटोर्स को है। अब मुझे नहीं पता इस टाइम बाबर आजम का मेंटोर कौन है, उसका PR का एजेंट है, उनके वालिद साहब हैं अंकल आजम साहब, जो भी उनके मेंटोर हैं, उनके मेंटोर्स को चाहिए कि अब बाबर आजम को ना थोड़ी सी सख्ती करके बेसिक्स पे वापस लाया जाए। और बेसिक्स पे वापस कैसे आना है? फिटनेस इंप्रूव करनी है। अगर टीम से आपको बाहर निकाला गया है तो फिर भाई साहब आप डोमेस्टिक की तरफ आ जाएं। अगर आपने कहीं पे अपनी PR यूज करके कोई अपना किसी से डील करवानी है तो काउंटी पे कोई डील करवा लें, ताकि 4 डे खेल के आप अपने मसले मसाइल खत्म करें। ये बिग बैश जाने से पहले भी पता था क्या होना है, और वापस आने के बाद हमें कोई सरप्राइज नहीं हम हुए, क्योंकि इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। मैं हमेशा कहता हूं कि रात को कोई भी स्पिनर हो ना, उसकी पक्की विकेट होती है एक बाबर आजम। और एडम जैम्पा से पिछले T20 मैच में सवाल भी हुआ उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने पाकिस्तान के प्रीमियम बैटर को आउट किया। ये किस तरह के सवाल है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिवाइज करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बैठी हुई है, हमने किस सहाफी को प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में अलाउ करना है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नलायकियां हैं, क्योंकि इनको पता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमारे पुराने जमाने के सहाफी है ना, अखबार वाले, नथिंग अगेंस्ट देम, उनका एक दौर था, उन्होंने बड़ा राज किया,
लेकिन अब देखो जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही खैर हमारा आज का टॉपिक नहीं है। उसके बाद उस्मान खान पे आज बात करने का बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उस्मान खान जब बैटिंग कर रहे थे ना सलमान अली आगा के साथ, अब दो तरह की सोच है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, किसी को ठीक नहीं कह रहा, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने मेरे से हमेशा एग्री करना है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही मैं हर जगह ठीक होऊंगा। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर एक बैटर की हिट्टें लग रही हैं, जैसे सलमान अली आगा 240 के स्ट्राइक रेट को भी उन्होंने मीट किया, 257, 246, 200 का स्ट्राइक रेट ऑन एवरेज वो मेंटेन कर रहे थे, और 190 के स्ट्राइक रेट पे आगा आउट हुआ है, यानी उसकी हिट्टें लग रही थी। उस्मान खान दूसरी साइड पे आगा को खिला रहा था, मतलब सिंगल लेता था, डबल लेता था, बीच में एक आधी शॉट मारने की कोशिश करता था, लेकिन उस्मान खान आगा को खिला रहा था। मेरा यहां पे ओपिनियन ये है कि अगर सलमान अली आगा से हिट्टें लग रही हैं, तो जब जब उस्मान खान सामने क्रीज पे मौजूद है, उस्मान खान भी चार्ज करे, ताकि पाकिस्तान टीम भी 240 250 वाले फैंसी टोटल्स को अचीव करे। वो अकेला आगा नहीं कर सकता, वो अकेला वो बैटर नहीं करेगा जिसका वो दिन है, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपने मैच नहीं देखा तो लेट मी टेल यू, एक टाइम पे जब आगा मार रहा था 200 के स्ट्राइक रेट पे, सेम टाइम पे उस्मान खान 20 बॉलों पे 20 था, रन अ बॉल। अगर मैंने यहां पे बैठ के कभी बाबर आजम को रन अ बॉल पे क्रिटिसाइज किया है, या मोहम्मद रिजवान को क्रिटिसाइज किया है, या फखर जमान को क्रिटिसाइज किया है, तो उस्मान खान मेरे चाचे का पुत्र नहीं है। मेरे लिए ये सारे एक बराबर हैं। जहां सलमान अली आगा 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है, वहां उस्मान खान रन अ बॉल खेल रहा है। अब मैं आपको पहले T20 मैच में ले आता हूं। कप्तान और साइम दोनों ने मैच के बाद बात की, और दोनों का ओपिनियन सेम था कि ये 170 टाइप पिच है। मैं इससे एग्री नहीं करता। आप लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आपकी अपनी सोच है, लेकिन हम गेम के स्टूडेंट हैं। हम पिछले 15-20 साल से इस गेम को एक एक मोमेंट इसकी जीते हैं, इसको देखते हैं। मेरा अपना ओपिनियन है, पिछली गेम भी 170 की नहीं थी। ये तो खैर अभी भी पाकिस्तान 10-15 रन शॉर्ट है। पिछली गेम 169 किया था प्रॉब्ली पाकिस्तान ने। पिछली गेम में आप 200-220 कर सकते थे। पिछले मैच में सारा मोमेंटम किसने खराब किया था? बाबर आजम ने और फखर जमान ने किया था ना। दोनों ने बॉलें खेलनी, उसने 16 खेलनी, उसने 24 खेलनी, दोनों ने बॉलें खेली ना। अगर दोनों की बारी लगी होती तो पाकिस्तान 220-230 ना करता। कोई जबरदस्त किस्म की बॉलिंग फखर और बाबर को नहीं हुई। हां, आई एग्री, स्पिनर्स 10 ओवरों के बाद थोड़ा सा बॉल उनका ग्रिप हो रहा होगा, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि पिछले मैच में बाबर और फखर ने गंदी बैटिंग की? इसका जवाब है हां। अगर वो मेरिट पे अपने अच्छे 20-20, 25-25 रन भी कर देते तेज, तो क्या पाकिस्तान टीम 220-230 नहीं करती? तो क्यों कह रहे हैं आगा और साइम ये कि पिच 170-175 टाइप थी? नहीं भाई साहब, ये 220-230 वाली विकेटें हैं। अगर उस्मान खान 20 बॉलों पे 20 पे आज खड़ा हुआ है और आगा वहां पे 200 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहा है, तो ये 198 वाली पिच थोड़ी थी। ये आप जाते थे आज भी 230 वाले। पाकिस्तान टीम वालों, डरना नहीं है, आप कर सकते हो 220-230, होता है। आप लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी ना, इंशाल्लाह यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक। आप जब कोशिशें शुरू करेंगे, आप इंशाल्लाह 250 भी किया करेंगे T20 में, लेकिन उसकी एक शर्त है। अगर आगा की बारी लगी हुई है, अगर साइम की बारी लगी हुई है, अगर उस्मान की बारी लगी हुई है, तो सामने दूसरी साइड पे जो खड़ा हुआ है उसको भी सेम एफर्ट लगानी है। उसके बाद उस्मान खान ने रिकवरी अच्छी की, लेकिन अगेन 35 पे 50 टाइप मैं ज्यादा खुश नहीं होता, और अगेन मुझे खुश करना कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन बाबर आजम का 5 बॉलों पे 2 आउट होने के बाद आपकी बैक टू बैक विकेटें गिरी थी। ऊपर 72 पे 2 आउट, फिर आपके नीचे 76 पे 3 आउट। नीचे थोड़ा सा उस्मान खान का वापस रिकवरी में आना थोड़ा सा मुझे स्टिल चुभ रहा है। ठीक है, मैं ये मानने के लिए रेडी हूं कि बहुत बड़ी विकेट गिर गई थी बाबर आजम की, थोड़ा प्रेशर था, लेकिन स्टिल T20 में 20 बॉलों पे 20, एंड कंसीडरिंग आपने इतनी लंबी बैटिंग खिलाई है,
तो उस्मान खान का 20 बॉलों पे 20 मुझे बड़ा चुभ रहा है। हालांकि पाकिस्तान जीता हुआ है, लेकिन मैंने इंप्रूवमेंट्स की तो बात करनी है और गलतियां भी आइडेंटिफाई करनी है, हमारा यही तरीका है। तो जहां आपने 198 किया है ना, वहां शायद आप आराम से 220 230 कर सकते थे। बट ओवरऑल उस्मान खान, जानी कोई टेंशन नहीं है। पिछले मैच में भी बाबर और फखर ने जो भंड मारा था, उस्मान ने आगे 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई और प्रेशर को रिलीज किया। तो पिछले मैच में भी उसकी इनिंग्स पे मैंने उसको शाबाश दी थी। तो मैं आज कोई उस्मान खान की लेग पुलिंग नहीं कर रहा, बस थोड़ा सख्त कभी कभी मैं दिख जाता हूं, क्योंकि मेरी जो सख्ती है ना, वो तमाम प्लेयर्स पे इंप्लीमेंट होती है। लोगों को लगता है कि मैं किसी एक दो प्लेयर्स पे सख्त होता हूं, लेकिन वो हमारी कंप्लीट वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है सब्र। तो वो हमारे अंदर नहीं है, हमने तो टिकटॉक पे देख के जज करना होता है। खैर, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, शादाब खान इतनी जल्दी बैटिंग करने आ गए। शादाब खान इतनी ऊपर मुझे बैटिंग करते समझ नहीं आते। हालांकि शादाब खान ने, ठीक है, शुरू में फंसे हुए थे, फिर 20 बॉलों पे 28 उन्होंने फिनिश किया, लेकिन आई थिंक नवाज को आप ऊपर भेज सकते थे शादाब खान से। अब शादाब खान आज बैटिंग करने आ गए और नीचे आज आपको एक और सैंपल साइज मिला। फहीम अशरफ, आज राणा साहब की ना बैटिंग आई है ना बॉलिंग आई है, एंड दिस इज नथिंग न्यू, ये कोई नई चीज नहीं है। पहले भी ऐसे होता था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे थे, और आज तो मतलब अब तो पाकिस्तान ने एक और ऑलराउंडर डाल लिया, वो शादाब खान है। तो मैं आपको बड़े दिनों से बता रहा हूं कि शादाब खान के आने के बाद फहीम अशरफ का रोल कम होता रहेगा, क्योंकि शादाब खान इनकी प्रायोरिटी होगा और आप एक स्पॉट को ब्लॉक कर रहे होंगे। अब आगे भी ऐसे बड़े मैच होंगे जिसमें ना फहीम की बॉलिंग आएगी ना फहीम की बैटिंग आएगी। आई थिंक यू गाइज आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स, सीधी सी बात है। और अगेन, यहां पे अगर फहीम अशरफ लिखा हो, या उसकी जगह अगर लिखा होता अब्दुल समद या हसन नवाज, इरफान खान नियाजी, मतलब मैं आपको पता किस तरफ लाना चाह रहा हूं? मैं आपको लाना चाह रहा हूं मैच फिनिशर की तरफ। अल्लाह ना करे वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान कोई क्लोज मैच हारेगी ना, तो मैंने पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल देखा हुआ है, मैंने फ्रेंचाइजीज में भी काम किया हुआ है। सो जब मैच खत्म होता है ना, प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है, तो कोच पूरी टीम से बात करता है, कप्तान भी बात करते हैं, और फिर गलतियां आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। जो गोरे कोच होते हैं वो तो एग्जैक्ट ब्लेम करते हैं उस एक प्लेयर को जिसका वो स्पेसिफिक रोल होता है। मिसाल के तौर पे, अगर विकेट में स्पिनर्स के लिए बड़ी मदद मौजूद है और पाकिस्तान का कोई स्पिनर विकेट से वो स्पिन नहीं निकाल पाया, तो वहां पे कोच उस स्पिनर को पकड़ेगा कि अगर दूसरी टीम का स्पिनर कर पाया तो तू क्यों नहीं कर पाया भाई। इसीलिए आपको, ये कोई मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, इसको पॉजिटिव वे में सुनना। आपको ब्लेम करने के लिए, चलो ब्लेम थोड़ा हार्श वर्ड है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के लिए ना चाहिए स्पेशलिस्ट। पाकिस्तान जब क्लोज मैच अल्लाह ना करे हारेगा, कोच किसको खड़ा होकर कहेगा कि तू फिनिशर है? क्योंकि कोई फिनिशर नहीं है किसी मैच में। कोई कहेगा शादाब, कोई कहेगा फहीम, कोई कहेगा नवाज, लेकिन फिनिशर या तो हसन नवाज था, या तो अब्दुल समद था, या इरफान खान नियाजी था। तो मेरा ख्याल है आप जगह ब्लॉक कर रहे हैं राणा को खिला के। इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स जरूरी नहीं है। खैर, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 199 199 का टारगेट दिया था, और क्योंकि वहां से मिच मार्श वापस आ गया था, तो मुझे थोड़ा सा था कि ऑस्ट्रेलिया आ सकती है मैच में। मैंने उनको निकाला नहीं था मैच से बाहर, और मैच की पहली बॉल पे ही नसीम शाह ने कैच निकलवाया मिच मार्श का, और उस्मान खान मेरा ख्याल है कोई 1.5 सेकंड लेट हुआ है, 1.5 सेकंड उसका रिएक्शन लेट था। वो कैच उस्मान खान का था, वो फरहान का कैच नहीं था। और बड़े मैच में मैं उम्मीद करता हूं कि उस्मान खान ऐसा कोई कैच ना छोड़े। उस्मान खान ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग की थी। माइक हेसन ने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करते हुए उस्मान खान के हक में एक बात कही थी कि उस्मान खान तो सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रहा है मुझे। पहले मैच में उस्मान खान विद द ग्लव्स ही वाज एक्सेप्शनल। तो बड़े मोमेंट पे, एंड अगेन उस्मान खान कोई फुल टाइम विकेट कीपर नहीं है, लेकिन अब प्रैक्टिस के साथ बेहतर होता जा रहा है। पूरा कीपर तो फरहान भी नहीं है, पूरा कीपर तो नाफे भी नहीं है, तो पूरा विकेट कीपर आई होप कि ये बनाना शुरू करें पीछे T20 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि अब तो टाइम नहीं है। तो वो काफी क्रूशल हो सकता था
बिकॉज मिच मार्श एक ऐसा बंदा है, अगेन ही इज टॉल, तो वो रुकता नहीं है बिल्कुल अगर एक दफा शुरू हो जाए, और शुरू हो गया था, मतलब 2 छक्के उसने लगा दिए थे। लेकिन जो क्रिएटिव डिसीजन सलमान अली आगा ने आज किया, वो अबरार अहमद को पावर प्ले में बॉल देना था। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ये फहीम को दें, या प्रॉबेबली अगर किसी स्पिनर को देना है तो तीसरे एंड पे शायद नवाज को लाएं। लेकिन अबरार को इतनी जल्दी ले आना और उससे वो काम निकलवाना, ये मेरे ख्याल से काफी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था। और ऐसे क्रिएटिव डिसीजन आप कब लेते हो, या ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में कब आते हैं, जब आपके बल्ले से रन्स आते हैं। वो जो मैंने शुरू में बात की ना, कि पाकिस्तान के कप्तान का रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगा अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। सो अबरार ने आपको पहली विकेट दिलवाई, मिच मार्श को उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया, और मेरा ख्याल है फंसाया। एक बॉल उस ओवर में अबरार ने गंदा किया था, जो मेरा ख्याल है उसके हाथ से निकल गया था, मिड विकेट के एरिया में छक्का पड़ा था। लेकिन जिस बॉल पे मिच मार्श आउट हुआ है, जैसे वो बॉल अंदर आई है, कोई चांस ही नहीं था मार्श भाई अगर आपको बताया जाए ना कि ये बॉल आने वाली है, वो फिर भी नहीं खेली जाएगी। वो बड़ी लीथल डिलीवरी थी, वो कसूर नहीं है मार्श का, बिकॉज इनको इतने क्वालिटी स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलने को मिलते, वो भी ऐसी विकेटों पे। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड को आउट किया साइम अयूब ने। अब मैं क्या कहूं कि ट्रेविस हेड को आउट किया साइम अयूब ने, या पिच ने आउट किया ट्रेविस हेड को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बिकॉज बॉल उठा ही नहीं, और ट्रेविस हेड भी बेचारा हंस रहा था। एंड अगेन मैंने पहले मैच में भी ये जिक्र किया था कि आई एम सरप्राइज्ड कि लाहौर की T20 क्रिकेट हम देख रहे हैं और बॉल नहीं उठ रहा, क्योंकि ये फ्रेश पिचेस हैं और धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, विकेट के अंदर से नमी भी निकल रही है। तो आई डोंट नो, प्रॉबेबली अब ये खुल के अपने प्लान्स बताएंगे तो नहीं, लेकिन शायद कुरेटर को ये सजेशन दी गई हो, या ये दिया गया हो प्लान कि आपने ऐसी पिच बनानी है कि जो स्पिनर्स को ऑब्वियसली हेल्प करे, लेकिन बॉल बैठे भी, क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट में भी तो एट टाइम्स यही करता है ना। फिर आप इनके प्लान्स देख लें, ये साइम के साथ शुरुआत करते हैं, अबरार आता है चेंज में, नवाज भी है, शदाब भी है, उस्मान तारिक भी है, तो प्रॉबेबली स्पिन श्रीलंका में आपको स्पिन ट्रैक मिलने हैं। मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट कि श्रीलंका में आपको बैठने वाली पिचेस मिलेंगी। श्रीलंका में बॉल स्पिन होता है, श्रीलंका फेमस है स्पिन ट्रैक्स के लिए। लेकिन श्रीलंका में जो फ्रेश पिचेस बनेंगी वर्ल्ड कप में, आई डाउट के ज्यादा उस पर बॉल बैठेगा। कोई वन ऑफ बॉल बैठ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन श्रीलंका में आपको एक अच्छा डिसेंट बाउंस मिलता है, आपको अपने शॉट्स की वैल्यू मिलती है। तो देखते हैं कि श्रीलंका में इनको कैसी पिचेस मिलती हैं। नसीम शाह ऑब्वियसली बड़े उदास होंगे, क्योंकि मिच मार्च की वो जो विकेट उनको मिल सकती थी, उस्मान खान ने वो एक ठीक अटेम्प्ट नहीं की। लेकिन साइम अयूब जी, उसके बाद साइम को कुट भी बड़ी अच्छी खासी, और साइम अयूब ने ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट विकेट भी ली। लेकिन एक ओवर अगर मैं निकाल दूं वो कुट वाला, तो ठीक बॉलिंग की है साइम अयूब ने, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, शादाब खान का अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना अबरार की बॉलिंग से, अबरार ने मेरा ख्याल है पहले 2 ओवर्स में, अगर मुझे याद हो तो शायद 7 रन दिए थे ना पहले 2 ओवर्स में, और 2 आउट उसने किए थे। उसका अगर आप कंपैरिजन करें शदाब के साथ, अब अगेन शदाब के बॉलिंग फिगर्स आप देखेंगे कि 4 ओवर 26 रन 3 विकेटें, ये तो बड़ी अच्छी बॉलिंग है। शदाब ने जो पहली विकेट ली, वो तो कनूली को जो उसने बोल्ड किया, वो तो किसी भी लेग स्पिनर के लिए एक ड्रीम डिलीवरी होती है। लेकिन फिर ऑब्वियसली 2 टेल एंडर हैं, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन अगर आपने एक एक बॉल बैठ के देखी है तो आपको समझ आएगी। स्पेशली पहले ओवर में शदाब ने कोई 2-3 फुल टॉसें की थी, और मतलब प्रेशर बना नहीं पा रहा था शदाब खान। एक अच्छी बॉल आती थी और फिर 2-3 लूज डिलीवरीज आ जाती थी। मतलब फील्डिंग खुली हुई है, आपका लॉन्ग ऑन का फील्डर पीछे है, बिल्कुल दायरा खुला हुआ है, और शदाब खान यहां लेग साइड पे बॉल करवा रहा है ताकि आसानी से सिंगल मिले। तो अगर आपने विकेट ली है, यू नीड टू बॉल टाइट, विकेट टू विकेट, तेज आगे, ताकि वो मजबूर हो खेलने में, प्रेशर डालो, एक आधी स्लिप आ जाए। स्लिपें भी एक आधी निकली हैं आज स्पिनर्स पे, तो रिलीज कर रहा है शदाब खान प्रेशर जो बनता है। तो शदाब खान का क्या आज एक परफेक्ट दिन था विद द बॉल, बल्ले के साथ उसने रन ऐड किए हैं, लेकिन विद द बॉल आई स्टिल बिलीव कि शदाब खान का जो बेस्ट वर्जन है वो अभी हमें नहीं दिखा। विद द 3 विकेट्स स्टिल मैं अपनी बात पे कायम हूं। अच्छा, उस्मान तारिक पे आ जाते हैं जी।
उस्मान तारिक को आज कैमरन ग्रीन की बड़ी विकेट मिली, फिर उसने वो स्पिनर कुनेमैन को भी आउट किया, लेकिन उसकी विकेट क्या ही हम कंसीडर करें। कैमरन ग्रीन खड़ा भी होता तो बड़ा मुश्किल था कि वो मैच जितवाता, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के शायद उस टाइम पे 76 फॉर 6 हो गए थे जब ये कैमरन ग्रीन आउट हुआ था। कैमरन ग्रीन जाता जाता इशारा कर गया है कि ये वट्टा मारता है, और मैं वीडियो के बिल्कुल शुरू में उस्मान तारिक के ऊपर बात कर चुका हूं, तो मैं वो सेम बातें रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये इंडिया के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम सख्त हुआ है ना, वो किसी भी हद तक जाएंगे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं पर्सनली नहीं हक में पोज के, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कल को आईसीसी कोई ऐसा कानून बना दे कि दुनिया में कोई बॉलर पोज नहीं ले सकता। और कौन लेता है इस टाइम दुनिया में? एक ही है, वो उस्मान तारिक है। अश्विन था ना, वो चला गया। आप रोते रहेंगे अब के अश्विन भी तो करता था, वो चला गया, ही इज गॉन। सिर्फ उस्मान तारिक है। तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सीईओ उनका है, चेयरमैन उनका है, वो कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम। और सुफियान मुकीम मुझे बहुत याद आता है। उस्मान तारिक मिसाल के तौर पे आज अगर हैट्रिक भी कर जाता ना, तो सुफियान मुकीम को बाइंड निकालना जस्टिफाई नहीं था। तो ये सारी बातें थी जी पाकिस्तान के दूसरे T20 मैच की। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये T20 सीरीज जीत ली है, और काफी आसानी से आपको ये सीरीज मिल गई है। 90 रन का मार्जिन, ह्यूज मार्जिन है। पहले मैच में 22 रन का मार्जिन, वो भी एक अच्छा खासा मार्जिन होता है। हालांकि उस मैच में तो पाकिस्तान ने कुछ 17 रन, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया ने सॉरी कुछ एक्स्ट्रा भी दिए थे। तो 90 रन की डिफीट तो बहुत बड़ी डिफीट है। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि फलां टीम अपनी फुल फ्लेज टीम नहीं भेजती, खासतौर पर न्यूजीलैंड वाले तो हर दफा हल्की टीम भेज देते हैं। जब तक आप इन सब को हरा के वापस नहीं ना भेजोगे, ये अपनी तगड़ी टीमें नहीं भेजेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट टाइम कभी भी आएगी ना, जो उन्होंने एक आधे प्लेयर को वो डाल सकते थे। मिसाल के तौर पे आज मार्कस स्टोइनिस खेल सकता था अगर चाहता, मैक्सवेल अगर चाहता तो वो आ सकता था। ये अपनी मर्जी से नहीं आए। पैट कमिंस आज बाय द वे ऑस्ट्रेलिया ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अपडेट किया क्योंकि आखिरी दिन था। पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उन्होंने सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करना था, बिकॉज इंजरी से आ रहे हैं। तो पैट कमिंस का ना आना समझ आती है, बिकॉज उसने तो वर्ल्ड कप भी सुपर 8 में खेलना था, वो आज बाहर ही हो गया। टिम डेविड भी इंजरी कैरी कर रहे हैं। तो मैक्सवेल प्रोबेबली आ सकता था और स्टोइनिस आज खेल सकता था। स्टोइनिस स्क्वाड में है, अगले मैच में मुझे लगता है कि वो खेलेंगे। सो आपने ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की अच्छी टीम को हराया है। ये किसी को दिमाग में डाउट ना आए कि ये होता तो वो होता तो पाकिस्तान नहीं जीतती। नहीं भाई साहब, पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से ये सीरीज अपने नाम की है। पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस को बड़ी मुबारक हो। कल इस सीरीज का आखिरी T20 मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 4 बजे खेला जाएगा, और आपको पता है दोपहर को 3 बजे हम लाइव आ जाते हैं। सो आपका बहुत शुक्रिया, आप में से आज लाखों लोगों ने लाइव में हमें ज्वाइन किया। पहले T20 मैच में भी मेरा ख्याल है कोई 5 लाख प्लस व्यूज आए थे। आज अभी मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है कि कितने व्यूज आए हैं, बट आई एम श्योर 2-3 लाख प्लस ही आए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों के साथ अब मुझे ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो गया। जब से मैंने लाइव शुरू किया है, एक वो पर्सनल कनेक्शन फील होता है। सो मज़ा आ रहा है जी। हमारा क्रिकेट का सीजन शुरू हो गया, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। सो कल इंशाल्लाह दोपहर को 3 बजे लाइव में, संडे है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह मैच का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।